हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अक्षत धौलिया और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम इंसानों को बहुत सालों से, बहुत पहले से पता था कि यहाँ पर दो प्रकार की फील्ड्स हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करी, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये दोनों फील्ड्स आपस में कोरिलेटेड हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ये पता करते करते हमको 1820 का टाइम आ गया। 1820 में हमको ये पता चला कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। किसने बताया? ये हमें बताया बायोट-सावर्ट ने। ये बायोट-सावर्ट लॉ जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, आपके 12th क्लास के जो चैप्टर है उसका। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एक निश्चित दूरी पर कितनी बनेगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये बायोट-सावर्ट लॉ बताता है। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में। हुआ क्या था कि 1820 की शुरुआत में हांस ऑयस्टर, ये हांस ऑयस्टर आपको देख रहे हैं, हांस ऑयस्टर ने क्या किया? ये है मिस्टर हांस ऑयस्टर, ये एक डेनिश साइंटिस्ट थे। 1820 की शुरुआत में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कोरिलेटेड है। इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मतलब ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट हमको ये कंक्लूजन देता है कि मूविंग चार्ज, जो चार्ज मोशन में है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये हमें बताया हांस ऑयस्टर ने 1820 में। यही इंसान है जिसने 1825 में बताया कि एल्यूमिनियम क्या है। एल्यूमिनियम की खोज की थी इन्होंने 1825 में। हांस ऑयस्टर ने ही एल्यूमिनियम की खोज की 1825 में, और 1820 में इन्होंने हमको बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। क्या किया इनने? एक्सपेरिमेंट करके क्या दिखाया इनने? क्या किया, यहां पर एक बैटरी ली और उस बैटरी में एक की लगाई और उन दो तारों को एक वायर से जोड़ दिया। ये हमारा कंडक्टर है, कोई सा वायर हो सकता है, ये कोई रॉड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये एक वायर लिया और उसके नीचे रखा इनने एक कंपास। ये कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल थी जो कि डिफ्लेक्ट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो कंपास डिफ्लेक्ट होगा। यहां पर इनने एक की लगा दी। जब इस की को इन्होंने चालू किया, यहां पर आप देख सकते हैं, इस की को जब इन्होंने ऑन कर दिया, अभी ये की ऑफ थी पहले, अब ये की ऑन है। इस की को जब इन्होंने ऑन किया तब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक करंट बहना चालू हुआ। यहां से करंट बहा ऐसा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये करंट की डायरेक्शन है, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी। जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में बहा तो ये जो डिफ्लेक्ट हुई, जो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ डायरेक्शन में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैटरी को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल बना दिया और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। फिर इस की को इन्होंने ऑन किया जब, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आ रहा है तो क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है तो चेंज तो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है ये हमें इस कंपास ने बताया। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के एक और भी तरीके आप पढ़े हैं क्लास 10th में, जैसे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से भी अगर हम निकाल लें तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर हमारा थंब है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में हम थंब रखें और इस हमारी जो उंगलियों की कर्ल की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। राइट हैंड थंब रूल तो यही कहता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी तो इस डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, इस तरीके से घूमेगी। और यहाँ पर जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस केस में करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में जब करंट जा रहा है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होने वाली है? करंट ऐसा जा रहा है तो ये इस तरीके से घूम रही होगी, इस डायरेक्शन में घूम रही होगी। तो दोनों तरफ से घूमने से क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल के क्रिएट होने के डायरेक्शन चेंज हो गए। यहाँ पर ये साउथ पोल क्रिएट कर रहा था तो नॉर्थ उससे अट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा था तो नॉर्थ उससे डिफ्लेक्ट हो गया और साउथ अट्रैक्ट हो गया। तो ये हांस ऑयस्टर ने बताया, क्या बताया कि जब भी कोई करंट पास होता है किसी कंडक्टर में से, उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हांस ऑयस्टर ने यह भी बताया कि अगर हम इस कंपास को दूर ले जाएं, अगर इस कंपास को हम इस कंडक्टर से दूर ले जाएं तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। मतलब कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाया है करंट ने वो एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर हम इसको पास में ले जाएं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और अगर हम इसको दूर ले जाएं तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक
फील्ड है, फील्ड मतलब फोर्स की फील्ड है, तो फोर्स जितने भी हम पढ़े हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ पे फॉलो करते हैं, तो ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। ये आपको समझ में आया? ऑयस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टर्ड ने क्या किया था, कंपास दिया था और कंडक्टर के नीचे कंपास रखा, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज की तो डिफ्लेक्शन चेंज हुआ, और करंट की इंटेंसिटी भी बढ़ाई, जब करंट बढ़ाया तो भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, करंट घटा दो तो डिफ्लेक्शन कम होगा। इसी बात को देखते हुए दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक बायोट और एक सावर्ट, दो लोग थे। इनके पूरे नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो हम इनके शॉर्ट फॉर्म जो है बायोट सावर्ट, दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों फ्रांस के थे, ये दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे। जो हमारे ऑयस्टर्ड थे वो डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, ये दोनों फ्रांस के साइंटिस्ट थे। लेकिन 1820 में ही इन दोनों ने भी उसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए, जो एक्सपेरिमेंट हमारे ऑयस्टर्ड ने किया था, ऑयस्टर्ड को एक्सपेरिमेंट को देखते हुए इन्होंने देखा कि ऑयस्टर्ड इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप नहीं कर पाए, तो इन लोगों ने सोचा कि इसका एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर लिया। इसकी एक खास बात ये ही है कि हम किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके एक किसी निश्चित पॉइंट पर उस कंडक्टर के द्वारा बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं कि वो कितनी बनेगी। तो ये एक आर्बिट्रेरी शेप का, किसी भी शेप का, आड़े टेढ़े से शेप का एक कंडक्टर लिया इन्होंने और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां पर इनको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब क्या करें, यहां पर हम इस कंडक्टर को छोटे छोटे स्मॉल करंट एलिमेंट्स में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे इनफिनिटेसिमल स्मॉल करंट एलिमेंट में तोड़ा जब हमने, तो हमें यहां पर एक करंट एलिमेंट मिला। ठीक है, इसको मैं DL लिख देता हूं, ये छोटी सी लेंथ है, थोड़ी सी लेंथ है, तो इसको हम DL लिखेंगे। टोटल L लेंथ का कंडक्टर था, इसमें से छोटी सी इनफिनिटेसिमली स्मॉल एक लेंथ हमने यहां से निकाली जिसको हमने DL बोला। इस DL लेंथ से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रही होगी वो निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे वायर का आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां से DL लेंथ ली और यहां पर DL को जोड़ते हुए इस पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर बनाया, जिसको ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इसको हम R नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट P पॉइंट, इसको P पॉइंट बोल देंगे। DL लेंथ से, जिस लेंथ से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उससे R दूरी पर रखा हुआ है। अब यहां पर अगर इस लेंथ के कारण हम मैग्नेटिक डायरेक्शन निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड की, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर हम अपने राइट हैंड थंब रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल, यहां से राइट हैंड का थंब में मेरा इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन बना देता हूं। ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा राइट हैंड ये है, राइट हैंड यहां पर रखा तो फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हुई, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही होगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से घूम रही होगी वो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर भी होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो वही है। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, अंदर को जाती हुई, इस प्लेन के अंदर जाती हुई, मतलब कि इस बोर्ड के पीछे निकल जाएगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें, अगर आप एक कागज का एक पेज कंसीडर करें और उस पेज पे I वेक्टर या फिर जो भी है आपका करंट और डिस्टेंस जिस प्लेन पर रखी हुई है, उस प्लेन के क्रॉस डायरेक्शन में ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो जाएगी। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसका मतलब क्रॉस बनाया जाए, मतलब कि ये जो फील्ड है वो फ्रेम के अंदर जा रही है, और अगर मैं यहाँ पर डॉट बनाऊं तो आप समझ जाना कि जो फील्ड है वो फ्रेम से बाहर आ रही है। ये इस तरीके से बाहर आ रही है और ये इस तरीके से अंदर जा रही है। ठीक है, अब देखिए आपको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसी तीसरे ही प्लेन में है, XYZ प्लेन है अगर, तो ये Z प्लेन पे है। ठीक है, ये थर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी, इसको मान लीजिए n कैप नाम दे देते हैं। तो ऑयस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयस्टर्ड ने क्या बताया था कि अगर हम किसी तार में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा बनाई गई, ये dB, छोटी सी, मैंने dB क्यों लिखा, B होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का जो साइन है वो B है, लेकिन मैंने dB लिखा। dB क्यों लिखा, क्योंकि हम DL लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो छोटी सी आएगी।
फिर हम सारे का सारा इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर dB की जगह b आ जाएगा, वो बात की बात है। अभी हम छोटी सी लेंथ dl के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए dB जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्टेड ने बताया था, बायोट सावर्ट ने बोला कि भैया ऑस्टेड ने तो बताया था कि करंट को अगर हम ज़्यादा कर देंगे उस एक्सपेरिमेंट में तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा था, करंट को हम कम कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। तो यहाँ पर जो dB है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इस तार में बहते हुए करंट के। ठीक है, फिर जो हमारा dB है, dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो फॉर्मूला बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का रिलेशन निकालने के लिए। अब ये जो dB है, हाइंस ओयरस्टेड ने बताया था कि अगर हम कंपास को उस तार से दूर ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होता है और उस वायर के पास ले आते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये सीधा सीधा r पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये पॉइंट आप थोड़ी दूर ले लेते तो यहाँ पर जो होता डिफ्लेक्शन या फिर dB की जो वैल्यू है वो कम आती, और अगर इसको हम और पास में ले लेते तो dB की वैल्यू ज़्यादा आती। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए I जो है, I करंट है, I करंट जो है वो किससे कंस्टिट्यूट होता है, बनता किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अगर हम इस dl को, ये dl तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है ना, बहुत छोटी सी वैल्यू है, ये dl तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा छोटी सी वैल्यू है, इतनी सी वैल्यू है। अगर हम इसका dl की वैल्यू बढ़ा दें, यहाँ तक कर दें, dl मान लीजिए पहले ये था, अब ये हो गया dl, तो क्या होगा, इतने एरिया के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी dl के ही अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, करंट बढ़ेगा। करंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं इस केस में। इस केस में हम पहले कम कंसीडर कर रहे थे, अगर हम इसको ज़्यादा कर दें, dl की लेंथ बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने से करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो dB हमने अभी देखा कि dB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गया, dB dl के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। dl बढ़ा ले लो, आप इस लेंथ को पूरा कंसीडर कर लो तो मैग्नीट्यूड इस पे ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर आप छोटा कंसीडर करो तो इस पर dB का मैग्नीट्यूड कम होगा। और एक और चीज़ भी है जो समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मैग्नेटिज्म को क्लासिकल मैकेनिक्स से समझना बहुत कठिन है। क्लासिकल मैग्नेटिज्म को समझा ही नहीं सकती है, इसके लिए आपको रिलेटिव थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो B वेक्टर है या फिर जो dB है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो साइन थीटा पे भी डिपेंड करती है। साइन थीटा कौन सा, जो dl और r के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा मानूं अगर, तो इस एंगल के साइन पर डिपेंड करता है dB। ठीक है, ये बायोट सावर्ट ने बताया हमें। बायोट सावर्ट r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, सॉरी, बायोट सावर्ट जो लॉ है वो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो फोर्स होती हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करती हैं, जितनी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो सारी यहाँ पर dl। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि I बढ़ाओ तो dB बढ़ेगा, R को घटाओ तो dB बढ़ेगा, डिस्टेंस जो हमने लेंथ कंसीडर किया उसको बढ़ा दो तो dB बढ़ जाएगा, और इसके बीच का एंगल, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, एंगल बढ़ जाता तो ये वैल्यू जो है dB की वो बढ़ जाती। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सम करते हुए अगर हम देखें तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। और बायोट सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो dB है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये जो है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, अभी हम इसके वेक्टर फॉर्म पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है जो मैंने लिखा है, ये क्या है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर मैं म्यू नॉट का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, dB इंटू r स्क्वायर इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय आई dl साइन थीटा। ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई।
म्यू नॉट की ऐसा यूनिट अगर निकालनी है तो इन सब की यूनिट निकाल दीजिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, डिवाइडेड बाय एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट, और डीएल मतलब मीटर। ये आ गया म्यू नॉट की इक्वल। मीटर स्क्वायर से मीटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये क्या है, ये म्यू नॉट की आ गई एसआई यूनिट। ठीक है, म्यू नॉट की एसआई यूनिट क्या हो गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। डीबी की एसआई यूनिट टेस्ला थी, डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर एम्पियर और मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट की एसआई यूनिट है। म्यू नॉट की जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, तो जो म्यू नॉट की एसआई यूनिट है वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होगी। क्यों होगी, क्योंकि 4 पाई की तो कोई ऐसा यूनिट हो नहीं सकती है, 4 पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी यूनिट नहीं होगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप वैल्यू पूछें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, तो इसकी वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यू को नोट कर लीजिए, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अगर हम पुट करें बायोट-सावर्ट लॉ में, तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर साइन थीटा एंगल है डीएल और आर के बीच का, आई जो है वो करंट है 10⁻⁻7, ये वैल्यू आई है हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, और डीबी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के द्वारा बनाई हुई। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। डीबी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करूं तो क्या होगा, बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना वायर, ये मान लीजिए मेरा वायर है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P का हमको कंसीडर करनी है dB। ठीक है, dB वेक्टर निकालना है अभी, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक हम कंसीडर कर लेते हैं एक एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो r वेक्टर है, ये जो है वो dl है, और इस डायरेक्शन में I करंट बह रहा है। ये जो वायर है वो बहुत बड़ा है, हमने इसका छोटा सा जो लेंथ है वो कंसीडर किया है, उसमें से भी हमने एक छोटी सी लेंथ अपने लिए कंसीडर कर ली है, जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर जिससे हम वेक्टर को डिराइव करेंगे। ये dl वेक्टर है, ये r वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि dB की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में, आपको पता है dB इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में एक नाम दे देता हूँ n कैप। मुझे नहीं पता ये डायरेक्शन कौन सी है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया एक n कैप। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू में n कैप, यही आनी चाहिए। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेक्टर आ जाएगा। अब n कैप की डायरेक्शन क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो n कैप देखिए, n कैप क्या है, n कैप क्रॉस डायरेक्शन में है किसके, dl के और r के। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पर हम छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स जो है उनको कंसीडर करते हैं। तो ये जो dl है इसको dl ना लिख के मैं idl लिखूंगा, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है, इस dl लेंथ के साथ एक करंट भी एसोसिएटेड है, तो इस पूरे वेक्टर को आइडियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आइडियल वेक्टर, स्मॉल लेंथ पे स्मॉल करंट, आइडियल वेक्टर। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू n कैप। n कैप की डायरेक्शन क्या है, n कैप तीसरी डायरेक्शन में, मतलब कि जिस प्लेन पर आपका आइडियल वेक्टर और r वेक्टर रखे हुए हैं, मान लीजिए कि ये XYZ प्लेन है और यहाँ पर इस x की डायरेक्शन में आपका r वेक्टर रखा हुआ है, और इस जो y की डायरेक्शन है उस y की डायरेक्शन में आपका आइडियल वेक्टर रखा हुआ है। तो आपका जो
क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आपका एन कैप है। इसका मतलब कि जो एन कैप है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आप वेक्टर में पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट उसी डायरेक्शन में होता है, उसी प्लेन पे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसी दूसरे प्लेन पे होता है, उस प्लेन पे नहीं होता जिसमें दोनों वेक्टर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए एन कैप के बारे में। एन कैप क्या है? एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने बताया कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब कि आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही हुआ ना। ये तो इस वेक्टर की वेक्टर फॉर्म आ गया। और अगर हमें वेक्टर का वो निकालना है, मान वेक्टर का फॉर्म कैसे निकलता है, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड अगर हम कर दें तो एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आती है, उस वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सॉरी ये आर कैप नहीं है, आर वेक्टर है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस को हटा के हम साइन थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आई डी एल आर साइन थीटा। ये समझ में आया, इजी था। एन कैप का वैल्यू निकाली हमने। एन कैप की वैल्यू क्या है, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये तो टोटल एन कैप की वैल्यू है, हमें सिर्फ एन कैप की डायरेक्शन चाहिए थी। एन कैप की डायरेक्शन कैसे आएगी, वेक्टर का डिवाइड कर दीजिए उसके मॉडुलस से तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो वेक्टर आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय उसकी डायरेक्शन, उसका मॉडुलस आइडियल आर साइन थीटा। अब देखिए ये जो एन कैप की वैल्यू है, इसको अगर हम अपनी पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू एन कैप की जगह पर ये पुट करना है, आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आइडियल आर साइन थीटा। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करना चालू करूँ, आइडियल आइडियल ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कैंसिल हुआ। तो हमारा जो फॉर्मूला आने वाला है वो क्या हो जाएगा, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। देखिए ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर एक और आर था तो मैंने क्या लिखा आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, ये फॉर्मूला जो है वो बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। इस फॉर्मूले से हम बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। और जो पहले हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, dB, उसमें वेक्टर नहीं था, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले इंटररिलेटेड हैं। इस फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, बायोट-सावर्ट लॉ। उससे पहले ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड ने क्या किया था, ऑस्टेड ने हमें बताया था कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें अगर करंट है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। उससे यूज करते हुए बायोट-सावर्ट, दो जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने 1820 के एंड में एक अपना फॉर्मूला दिया जिसको हम बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। ये लॉ क्या करता है, ये लॉ किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, किसी भी आर्बिट्ररी शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर से एक पॉइंट पर, एक निश्चित दूरी पर रखे हुए किसी पॉइंट पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला देता है। उसका हमने मेन फॉर्मूला भी देखा और उसका वेक्टर फॉर्मूला भी देखा। आने वाले वीडियो में हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।